ननद भाभी का गांव में नहाना। सोमपुर गांव में साल पुराना एक पोखर है जहां गांव की सभी औरतें एकजुट होकर नहाती हैं। गंगा की बहू और बेटी पायल और निकिता भी उन्हीं में से एक है। नाचे पनघट पर मैनका, नाचे पनघट पर मैनका। कितना सुकून देता है ये पोखर का ठंडा ठंडा पानी। सचमुच भाभी, अगर गांव में ये पोखर ना हो तो हम लड़कियों का तो नहाना धोना दो बार हो जाए। हाँ ये तो है। और फिर पोखर में नहाते समय ही तो हम सखी सहेलियां बातें करती हैं। वैसे काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद सभी महिलाएं पोखर से नहा धोकर अपने घर चली जाती हैं। कुछ देर बाद, बहू अरे ओ पायल बहू, जरा जल्दी से मुझे चाय ला कर दे दे। अरे ओ मेरी बहरी बहू, सास की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? तुझे हाँ ना में जवाब तो दे। बस आई माँ जी, ये लीजिए आपकी पसंदीदा गर्मा गर्म अदरक इलायची की चाय। इसके बाद बहू रसोई के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों ननद भाभी भोर होते ही नहाने के लिए पोखर की ओर निकल पड़ती हैं। फिर एक रोज गांव में रहने वाले अवनीश का शहरी दोस्त रॉकी गांव में आता है। अरे आओ आओ रॉकी, इस गांव में तुम्हारा स्वागत है। अरे ये क्या अवनीश, इतने सूखे तरीके से स्वागत कर रहा है तू मेरा? मुझे तो लगा कि तू गांव की कोई गोरिया लेकर आएगा। अरे जरा सब्र कर मेरे दोस्त, चल गांव चलते हैं। अवनीश झटपट से रॉकी का लगेज उठाकर रॉकी के साथ खेत खलिहानों के रास्ते घर की ओर बढ़ता है। तभी अचानक रॉकी के कानों में लड़कियों के हंसने की आवाज पड़ते ही उस शैतान के कान खड़े हो जाते हैं। अरे अवनीश, ये किस कोयल की आवाज है? अरे ये पास ही एक पोखर पड़ता है, ये आवाज वहाँ नहा रही औरतों और लड़कियों की है। अरे फिर तो आंखें सेकना बनता है मेरी जान। क्यों नहीं, मगर अभी नहीं कल। रॉकी के दरिंदे दिमाग में पोखर में नहाने वाली लड़कियों की छवि खींचने लगती है। देर रात जागता हुआ वह फुसफुसाता है, बस जल्दी से ये रात कट जाए ताकि सवेरा होते ही मैं अपनी आंखें सेक सकूं। कितना मजा आएगा। अगली सुबह, माँ मैं और भाभी पोखर पर नहाने जा रही हैं, ठीक है? अरे ठहरो जरा। क्या हुआ माँ जी, आपका चेहरा किस चिंता में उथल पुथल हुआ जा रहा है? बहू कल रज्जो बता रही थी कि गांव में कोई शहरी बाबू आया है। इन परदेसियों का कोई भरोसा नहीं। तुम दोनों ननद भाभी सतर्कता से नहाना। ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। दोनों ननद भाभी नहाने के लिए पोखर पर आ जाती हैं। रॉकी और अविनाश एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें नहाते हुए देख रहे थे। अरे अवनीश, इस गांव की गोपियां तो एकदम जबरदस्त है, मगर इनकी गोरी बाहों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तू ना एक नंबर का ठरकी है। अब जल्दी चल, वरना किसी ने देख लिया तो जमीन में गाड़ देंगे। ऐसा क्यों भला? क्योंकि इस पोखर पर मर्दों के मंडराने पर पाबंदी है। यार ये बटर स्कॉच कौन है? रे ये दोनों ननद भाभी हैं। निकिता इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। इसे देखकर सभी लड़कों की नीयत फिसल जाती है, मगर ससुरी टेढ़ी खीर है। कुछ ही देर के बाद दोनों वहां से चले जाते हैं, मगर रॉकी के दिमाग में निकिता की नहाती हुई छवि नशा बनकर दौड़ने लगती है। वह रात भर शिकारी की तरह सोच में डूबा रहता है। ऐसा क्या करूं कि वो टेढ़ी खीर मेरे मंसूबे को पूरा करने को खुद ब खुद मजबूर हो जाए। अचानक रॉकी की नजर उसके कैमरे पर घिर जाती है और वह कहता है, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अगली सुबह, अरे पायल भाभी क्या बात है, आज आप नहाने नहीं चलेंगी क्या? नहीं निकिता, आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। जाओ तुम जाकर नहाओ। चुलबुली निकिता अकेले ही नहाने के लिए चली जाती है। तभी रॉकी निकिता को नहाते हुए कैमरे में कैद कर लेता है। फंस गई चिड़िया पोखर के पिंजरे में। रॉकी की हंसी सुनकर निकिता जल्दी से कपड़े पहनकर घर की ओर भागने लगती है। तभी रॉकी उसे घेर कर कहता है, कहाँ जा रही हो मेरी जाने बहार? एक नजर इस कैमरे पर तो डाल लो, कितनी अच्छी लग रही हो तुम इसमें। खुद को कैमरे में कैद देखकर निकिता की आंखें नम हो जाती हैं और वह थरथराती हुई कहती है, तुम शहरी हमेशा हम गांव देहात वालों के साथ दगाबाजी करती हो। अभी के अभी मेरी इस वीडियो को मिटाओ वरना। देखो दिलरुबा, ये धमकी देना बंद करो, वरना ऐसा न हो कि पूरी दुनिया तुम्हें नहाते हुए देखे। अगर मैंने ये वीडियो वायरल कर लिया तब क्या होगा? रॉकी की बातें सुनकर निकिता अंदर ही अंदर चिंता के मारे घुलने लगती है। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और उसकी जुबान से एक शब्द निकलता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं बस तुम्हारी खूबसूरती खत्म करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो ये वीडियो मिटा दिया जाएगा।
जमाने में अपनी बड़ी बदनामी से बचने के लिए निकिता खुद को रॉकी के हाथों सौंप देती है। मैंने तुम्हारा कहा कर दिया, अब तुम ये वीडियो मिटा दो। मिटा दूंगा मेरी जान, मगर सही समय पर। बस ऐसे ही मुलाकात करती रहना। उस शाम निकिता जब घर पहुंचती है तो उसका अस्त व्यस्त भेष देखकर उसकी भाभी बिना पलक झपकाए उसे देखती हुई कहती है, अरे क्या हुआ निकिता, आज नहाने में बड़ी देर लगा दी, कोई सहेली मिल गई थी क्या? भाभी का सवाल सुनकर निकिता की आंखें भर जाती हैं और उसकी नजरें नीची हो जाती हैं। देख गंगा और पायल का चेहरा चिंता के मारे पीला पड़ जाता है। निकिता, सब ठीक तो है ना? बोलो, कुछ तो बोलो, तुम्हारी खामोशी हमें खाए जा रही है। निकिता फूट फूट कर रोते हुए अपनी भाभी और माँ को सारा वाकया बताती है। चुप कर, बैठी दीवारों के भी कान होते हैं। अगर ये बात जमाने में फैल गई तो कोई भी तेरी बाह नहीं थामेगा। इस बात को दबाने में ही बेहतरता है। माँ जी, अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो न जाने कितने घरों की निकिता का दामन रॉकी जैसे दरिंदे का शिकार होगा। हमें कुछ सोचना होगा। तीनों ननद भाभी मिलकर जाल बिछाती हैं। अगली सुबह निकिता पोखर पर नहाने पहुंचती है। तभी रॉकी जैसे वह पहुंचता है, सास बहू उसे मारकर जमीन पर ढेर कर देती है। अरे मत मारो मुझे, अरे छोड़ दो, मुझे बचाओ, अरे बचाओ। छोड़ दे तुझे, ऐसे कैसे छोड़ दे हम? जानती थी कि तू यहाँ जरूर आएगा, इसलिए हम सास बहू ने तेरे लिए यहाँ जाल बिछाया था। ठहरो गंगा, जी तो करता है कि हलक से तेरी जान खींच लूं कमीने, मगर तूने जो हमारे गांव की इज्जत पर हाथ डाला है उसकी सजा तुझे भोगनी होगी। अब तुझे इस लड़की का हाथ थामना होगा। नहीं सरपंच काका, मैं इस दरिंदे के गले में वरमाला नहीं बल्कि हथकड़ी देखना चाहती हूँ। नहीं, मुझे जेल मत भिजवाओ, मैं तुम्हारी पाँव पड़ता हूँ। मैं अपना जीवन जेल में नहीं बिताना चाहता। तुम जैसे दरिंदों की यही सजा है। तुम जैसे हैवानों के कारण हम जैसी लड़कियों का रोशनी भरा जीवन अंधेरी में खो जाता है। पूरा गांव निकिता की सोच का समर्थन करता है, जिसके बाद पुलिस रॉकी को अपनी हिरासत में रखता है। उसे अपनी सारी उम्र जेल में बिताना पड़ता है। लोगों के सहयोग से अब गांव की सरजमीन पर बाथरूम बन चुका है। कोई भी औरत पोखर, तालाब और नदी पर नहीं नहाती और अब निकिता अपनी भाभी और माँ के साथ खुशी खुशी रहती है। सहरसा गांव में कल्याणी और कोमल नाम की सास बहू बड़े ही प्यार से रहती हैं। उनके घर के आंगन में सालों पुराना कटहल का पेड़ था, जो कटहल से लदा रहता था। दोनों सास बहू कटहल खाने के बेहद शौकीन थी, इसलिए पूरा गांव उन्हें कटहल प्रेमी कहकर पुकारता था। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ नींद से जागी सास बहू काम करने ही जा रही थी कि उनकी नजर कटहल के पेड़ पर घिर जाती है। गजब चाचा, बहू वो देख, डाल पर एक कटहल पूरी तरह पक गया है। क्यों न इस कटहल का लुत्फ उठाया जाए। माँ जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मगर माँ जी काम का क्या होगा? अरे बहू, काम को परे रख। वैसे भी पुरन ये कह गए हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। दोनों सास बहू पके हुए कटहल को खाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद उनके पति काम पर जाने के लिए कमरे से बाहर आते हैं तो बिखरा हुआ घर देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे बनवारी की अम्मा, अरे जल्दी से खाना लगा दो, कारखाने जाने में देरी हो रही है। ये सुनकर दोनों सास बहू कटोरी भरकर कटहल अपने पतियों के आगे परोस देती है। ये क्या, आज भी कटहल? आज फिर तुम कटहल प्रेमी सास बहू ने रोटियां नहीं पकाई है ना? अरे हमें भूख नहीं है, तुम वही खाओ ये कटहल। कटहल खाने के प्रति फीका रुझान जाहिर करके दोनों बाप बेटे मुंह लटकाए चले जाते हैं। जहां रास्ते में बनवारी बोलता है, पिताजी आप और मैं दोनों भूखे हैं, ऐसे में बिना खाए तो हम बाप बेटे का पेट पापड़ बन जाएगा। अरे तो चिंता क्यों करता है बनवारी? अरे रजुआ की रसोई किस दिन काम आएगी? चल उसी के ढाबे पर तंदूरी रोटी और तरकारी खा लेंगे, है ना? क्या पता इसी बहाने शाम तक सास बहू के सर चढ़ा कटहल खाने का भूत भाग जाए। एक और जहां सरजू ऐसा सोच ही रहा होता है कि वहीं दूसरी ओर सास बहू शाम के खाने के विषय पर राग आलाप रही थी। माँ जी, शायद ससुर जी को मीठे कटहल खाना पसंद नहीं है। क्यों ना हम सास बहू आज शाम को दोनों के लिए कच्चे कटहल के कोफ्ते बनाएंगे। कटहल के कोफ्ते, क्या बात है, नाम सुनकर ही कल्याणी के मुंह में पानी आ गया। चल बहू, अभी से ही भूख की तैयारी में भिड़ जाते हैं। कटहल प्रेमी सास बहू बड़े ही चाव से कटहल के चटकदार कोफ्ते बनाती है। तभी रात में दोनों के पति बात करते हुए घर में घुसते हैं।
अरे वाह, खाने की तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा भी क्या पकाया है खाने में आप दोनों सास बहू ने? मैं बनाती हूँ बेटा। सासू माँ, आप भी ना, कटहल तो किलो भर पचा जाती है, मगर जब बारी बित्ते भर की बात को पचाने की होती है तो आप उसे राज नहीं रख पाती। ससुर जी और बनवारी जी हमने क्या बताया है, ये हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि खिलाएंगे। आप तो बस जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। ये सुनकर दोनों बाप बेटे बड़े ही उतावलेपन के साथ टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी कोमल उन्हें कटहल के कोफ्ते परोसते हुए शाही अंदाज में कहती है, पेश है गर्मा गर्म कच्चे कटहल के मलाईदार कोफ्ते, जो है स्वाद में हम सास बहू के जैसे भरपूर। ये क्या बहू रानी, हम बाप बेटे को लगा था कि रात के खाने में कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। अरे मगर तुम सास बहू को तो कटहल की बलि चढ़ाने के सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। अरे बनवारी के बापू, एक बार ये कटहल के कोफ्ते खाकर देखो। कटहल के कोफ्ते जैसे चिकन जैसा स्वाद देते हैं। अरे भाग्यवान, भले ही तुम सास बहू कटहल की प्रेमी हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने स्वाद के साथ आको। क्योंकि जैसे हर इंसान का भूख का इलाज कुकड़ू को नहीं होता ना, वैसे ही जो है हम बाप बेटे का भूख का इलाज भी कटहल नहीं है। आया समझ में? हाँ कोमल, आप दोनों सास बहू को जितना कटहल खाना है खाइए, मगर कल से हमारे लिए कुछ और बना दीजिएगा। काफी देर तक सास बहू को समझाने बुझाने के बाद बेचारे बाप बेटे बिना खाए सोने चले जाते हैं। मगर क्या इतने में कटहल प्रेमी सास बहू बदलाव की ओर बढ़ेगी? अरे बहू, ख्याली पुलाव पकाना छोड़, आजा कटहल के कोफ्ते खाते हैं। मगर माँ जी, ससुर जी और बनवारी तो भूखे रह गए। अरे भाड़ में जाए इन ससुरों की भूख। देखा नहीं तूने, हम कटहल प्रेमी सास बहू के सामने कटहल में कमी निकाल रहे थे। तू चिंता मत कर, कल हम सास बहू इन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देंगी। वो कैसे माँ जी? क्योंकि कल रात के खाने में हम इन बाप बेटे के लिए कटहल की सारी रेसिपी बनाएंगी। कोई ना कोई तो पसंद आएगी ही इन्हें। फिर हम सास बहू के साथ ये भी कटहल प्रेमी बन जाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों सास बहू मन ही मन बहुत खुश होती हैं। अगली सुबह, कोमल जल्दी से मुझे और पिताजी को खाना परोस दो, काम पर जाना है। मगर बनवारी जी, वो क्या है? रसोई में एक भी हरी भरी भाजी तरकारी नहीं। आप कहो तो मैं कटहल की सब्जी बनाऊं? नहीं बहू रानी, इतना उपकार मत करो, है ना। हम पर रात की जो रूखी सूखी रोटी है वह प्याज और मिर्चाई के साथ खाने को ले आओ, ठीक है? ठीक है ससुर जी। कोमल अपने ससुर सरजू के कहे को अंजाम देती है और उन्हें खाता देखकर फुसफुसाती है, किसी ने सही ही कहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कटहल की सब्जी ना खाकर कितने चाव से घास फूस खा रहे हैं। खैर मुझे क्या, वैसे भी मेरे कटहल मुझ प्रेमी को पुकार रहे हैं। खाना खाने के बाद दोनों के पति काम पर निकल जाते हैं और सास बहू सुबह से रात तक खाने की तैयारी में जुट जाती हैं। चल बहू, जल्दी से पेड़ पर चढ़कर 3-4 बड़े और कच्चे कटहल तोड़ ला। अरे वो देख बहू, बीच की डाल पर फिर आज एक कटहल पूरी तरह पक गया है, इसे भी तोड़ लाना। आपका हुक्म सराखों पर सासू माँ। आप बस हम कटहल प्रेमी का पसंदीदा गीत गुनगुनाते रहना। मैं हूँ कटहल प्रेमी, मेरी भूख तो मिटाओ। जाओ बहू जाओ, कच्चे कटहल तोड़ लाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। इसी के साथ सास बहू रात के खाने के खातिर कटहल की कई सारी रेसिपी की तैयारी में जुट जाती हैं। देखते ही देखते सूरज ढल जाता है और दोनों के पति घर लौटते हैं, जहां मेज को खूब सारे खाने से भरा देख उनकी आस उजागर हो जाती है। और क्या बात है जी, आज तो पूरी मेज एकदम बर्तन से भर गई है। लगता है सास बहू ने हमारे भूख के लिए 56 भोग बनाया है। खाने के सुरूर में सरजू और बनवारी जैसे ही बर्तन का ढक्कन हटाते हैं, तभी बाउल कटहल की कई सारी वैरायटी से भरे होते हैं। ये क्या आज फिर कटहल? गौर से देखो, आज हम सास बहू ने कई सारे तरीकों से कटहल बनाया है। ये देखो, कटहल बिरयानी, कटहल के करारे पकौड़े, कटहल का थाली कोफ्ता, कटहल की सूखी सब्जी, और हाँ, ये सब खाने के बाद मीठे में खाने को पके कटहल भी है, जो एकदम मीठे रसीले रसगुल्लों जैसे स्वादिष्ट है, जो खाते ही मुंह में घुल मिल जाए। कटहल 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 कटहल, बस करो कटहल की गाथा।
पता नहीं सास बहू के सर पर कटहल का कितना चस्का चढ़ा है यार। खबरदार बनवारी, जो हम कटहल प्रेमी सास बहू के सामने कटहल की बुराई की तो। कटहल खाने की खुमारी में आप सास बहू का पेट पहाड़ हो गया है, इसलिए हमारी पेट की परेशानी आप दोनों को दिख ही नहीं रही है, इसलिए जा रहे हैं हम लोग इस घर से, है ना। ये बोलकर सरजू और बनवारी घर छोड़कर चले जाते हैं। इस बीच कई दिन बीत जाते हैं, जिसे देखकर कटहल प्रेमी सास बहू बहुत परेशानी से घिर जाते हैं। माँ जी, आज 15 दिन हो गए, ससुर जी और बनवारी जी की सूरत देखे, हमें अपनी पसंद उन पर नहीं थोपनी चाहिए थी। हाँ बहू, तू सही कह रही है, हमारे रोजाना कटहल बनाने खाने से वो उकता गए थे। काश काश कि वो घर लौट आते। दोनों सास बहू ऐसा बोल ही रही होती है कि उनके पति गुनगुनाते हुए दरवाजे से दस्तक देते हैं। तुमने पुकारा और हम चले आए जी, जान हथेली पर लेकर आए हैं। बनवारी के बापू, आप लौट आए। पता है, हम वादा करते हैं अब कभी कटहल नहीं बनाएंगे। अरे बनवारी की अम्मा, बुड़बक जैसी बातें ना करो, मगर रोज रोज कटहल की बलि ना चढ़ाओ। ठीक है जी, अब हम सास बहू महीने में केवल एक बार ही कटहल की सब्जी बनाएंगी, मगर फिर कभी घर छोड़कर ना जाना। इस तरह कटहल प्रेमी सास बहू अपने पति की परेशानियां समझ जाती हैं। अब उनके खाने के मेज पर कटहल को लेकर कभी भी कलेश नहीं होता, बल्कि खाने की खुशबू और खुशी की खिलखिलाहट देखने को मिलती है। ये कहानी है बिजनौर में बसे एक छोटे से गांव की, जहां शंभुनाथ अपने संयुक्त परिवार के साथ रहता था। आज उनके घर में बड़ा दिन था। गाजे बाजे के साथ उनके बेटे की बारात दुल्हन के द्वार पर पहुंचने के लिए विदा हो रही थी। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे, कितना सुंदर लग रहा है दूल्हे के सेहरे में मेरा संदीप। अरे अब बस भी करो भाग्यवान, और कितनी बड़ाई करोगी अपने बेटे की। बारात निकलने का वक्त हो चला है। इसके बाद शंभुनाथ अपने बेटे की बारात लेकर लड़की के घर आते हैं, जहां बड़े ही साज बाज के साथ उनका स्वागत सत्कार होता है। जिसके बाद पूरी विधि विधान से तुलसी और संदीप की शादी हो जाती है और तुलसी बहू बनकर अपने ससुराल आती है, जहां उसकी सास सुशीला कुड़कुड़ाती हुई कहती है, अजी कैसे गरीब घर की बेटी भी हलाए हैं हम, बेड़ा गर्क हो इसके बाप का। बोलो भला, बगैर दान दहेज के आज के दौर में शादी ब्याह शोभता है क्या? बस एक जोड़े में बेटी को विदा करके अपना पल्ला झाड़ लिया। अरे माँ, क्यों इस बेचारी पर तानों के बोझ लाद रही हो? एक पिता बरसों जिस बेटी को पालने पोसने में अपनी जमा पूंजी झोंकता है और एक बड़े वक्त बाद उसे एक ही झटके में दूसरे घर को सौंप देता है, फिर वो गरीब कैसे हो गया? और फिर हमारे घर में किस चीज की घटी है जो हमें तुलसी के मायके वालों से मांगने के लिए हाथ पसारना पड़े? बाहरी मेरे लाल, तूने तो कमाल ही कर दिया। ब्याह होते ही दल बदलू की तरह जोरू का गुलाम बन बैठा। अरे जात बिरादरी में जब पता चलेगा कि हमारी गरीब बहू के घर से एक खोटा सिक्का तक नहीं मिला, तो पूरे गांव में हंसी उड़ जाएगी हमारी। अपनी सास का लालची रुझान देखकर ससुराल के दहलीज पर खड़ी बहू के मन में बदे ख्वाब उसी क्षण टूट जाते हैं। जैसे तैसे रात का पसरा अंधेरा सुबह के पहर में बदल जाता है। तभी शोरगुल सुनकर बहू झुंझलाकर उठती है, जहां उसकी सास छाती पीटकर रो रही होती है। अरे कीड़े पड़े उस कमबख्त चोर के, जिसने मेरे घर में घुसकर चोरी की। आग लगे उस चिंदी चोर माँ के मवाली बेटे को। अरे सुशीला, चोरों को क्या दोष दे रही है, जबकि लक्षण तेरी इस गरीब बहू के बुरे हैं। ससुराल में कदम पड़ते ही सारा सोना रुपया पैसे लुट गए। मंदा की मंथराई भरी बातों में आकर सास के गुस्से का गुबार बहू पर फूट पड़ता है और सभी के जाते ही वो बहू पर झपट पड़ती है। कुलक्षणी करम जली, निकल जा मेरे घर से। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? भैया तुम बीच में मत पड़ो। इस अपशगुनी भाभी ने एक ही रात में हमें भिखारी बना दिया। एक इस मिट्टी के चूल्हे को छोड़कर चोर सब कुछ चुरा कर ले गए हैं। ऐसा गजब मत कीजिए माँ जी, मेरी जान ले लीजिए, मगर मुझे मायके मत भेजिए। मेरे गरीब बाबूजी ने पाई पाई जोड़कर मेरी शादी की है। अरे भाग्यवान, कैसी पत्थर दिल औरत हो तुम, जो अपनी गरीब बहू के गिड़गिड़ाने से भी तुम्हारा मन नहीं पसीज रहा। अरे तुम भी एक बेटी की माँ हो, छोड़ दो बेचारी को। ये चोरी नियति का बुरा लेख था जो हो गया। जैसे तैसे रात गुजरती है। बहू बचे खुचे राशन से ससुराल वालों के लिए चूल्हे पर खाना बनाती है। हे भगवान, ये तो थोड़ा सा ही खाना है, इसमें सभी की भूख कैसे मिटेगी?
भगवान, मुझ गरीब बहू की लाज तेरे हाथों में है। जैसे तू द्वापर युग के दिनों में सुदामा का सहारा बना था, आज मुझ गरीब बहू की गुहार सुन ले ताकि ये खाना कम न पड़े। इतना बोलकर बहू ससुराल के सभी सदस्यों को खाना परोसती है। खाने की उम्दा खुशबू से सभी के मन में घर में हुई चोरी की बात बिसर जाती है, जिसके बाद सभी चाव से खाना खाते हैं। खा चुकने के बाद जब बहू भूखे ही सोने के लिए बढ़ रही थी, तभी उसकी नजर चूल्हे पर चढ़े पतीले पर पड़ती है, जो अभी खाने से भरपूर भरी थी। ये कैसे हो सकता है? खाना तो इतना कम था, उसमें भी सभी ने बार बार मांगकर खाना खाया था, फिर भी अभी इतना खाना बचा है। बहू के मन में बचे हुए खाने को देखकर खिटपिट शुरू हो जाती है। अगले दिन ननद खाने को लेकर बहू से नोक झोंक करने लगती है। जाने कैसी मनहूस भाभी आई है, जिसके आने के बाद चूल्हा जलने पर भी आफत पड़ गई। सालों से ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारे घर का चूल्हा यूं उदास पड़ा है। अपनी ननद के तीखे बोल सुनकर गरीब बहू की आंखों में ठहरे आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। वो चूल्हे के पास बैठी रोते बिलखते हुए बोलती है, मुझ गरीब बहू के माथे पर ये तू कैसा ग्रहण लगाए बैठा है। भगवान, काश उस रोज चोरी न हुई होती तो आज ये चूल्हा जल रहा होता। बहू के इतना बोलते ही चूल्हा जल उठता है। ये अचानक चूल्हा कैसे जल गया? कहीं ये चूल्हा जादुई चूल्हा तो नहीं बन गया? चूल्हे का जादुई अवतार जानने के लिए तुलसी चूल्हे पर खाली बर्तन चढ़ाकर बोलती है, अगर मेरा सोचा सच है, अगर तुम जादुई चूल्हा हो तो इसी क्षण ये खाली भगोना खिचड़ी से भर दो। गरीब बहू के इतना बोलते ही एक चकाचौंध चमक जादुई चूल्हे के चारों ओर घूमने लगती है, जिसके साथ भगोना खिचड़ी से भर जाता है, जिसे देखकर खुशी के मारे बहू का चेहरा खुशी से खिल उठता है। इसका मतलब कल रात ही ये जादुई चूल्हा बन गया था। खुशी से भरकर बहू सभी को बुलाती है। सासू माँ, ससुर जी, संदीप जी, जल्दी से यहाँ आइए। अरे क्या हुआ नासपीटी, क्यों सवेरे सवेरे किचपिच कर रही है? और ये खिचड़ी का सामान कहाँ से आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुराल वालों के सामने मसीहा बनने की होड़ में बनिए की दुकान से राशन लूट आई है? नहीं माँ जी, ये खाना इस जादुई चूल्हे की देन है। क्या बकती है? अरे ये चूल्हा मैंने अपने हाथों से बनाया है, बरसों से फूंक रही हूँ ये चूल्हा। मुझे तो आज तक इसने फूटी कौड़ी तक नहीं दी, और तेरे लिए ये चूल्हा खाने का खजाना बन गया। माँ जी, आपको यकीन नहीं होता? ठीक है, मुझे बताइए इस पल कि आप क्या खाना चाहती हैं, मैं बनाती हूँ। आहा, हाथ में एक चवन्नी नहीं, ऐसे में कर सकेगी अपनी सास की फरमाइश पूरी? चल ठीक है, मुझे मालपुए खाना है, बना। सास की फरमाइश सुनकर बहू फटाफट से खाली कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाकर बोलती है, ए मेरे जादुई चूल्हे, इसी पल इस कढ़ाई में मालपुए पक जाएं। जहाँ एक और सास के लिए चूल्हे पर कुछ भी बनने की गुंजाइश नहीं थी, वहीं गरीब बहू की आंखों में अपने जादुई चूल्हे को लेकर भरपूर भरोसा था। तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी जादुई चूल्हे पर चमक उठती है, जिसके साथ कढ़ाई में मालपुए पकने लगते हैं, जिसकी खुशबू पूरे घर को घेर लेती है। अरे मोरी दैया, ये चूल्हा तो सचमुच जादुई है, मगर ये करिश्मा कैसे हुआ? बहू सास को सारा वाकया बताती है। माँ जी, ईश्वर ने हमें ये जादुई चूल्हा देकर हमारी बदहाली को दूर करने का रास्ता खोला है। हमारे पास पैसे नहीं, मगर इस जादुई चूल्हे के साथ से क्यों ना हम एक ढाबा खोलें, जिससे हमारे घर पर छाई गरीबी की बदरा भी छटेगी और लोगों को भी कम दाम में अच्छा खाना मुहैया हो सकेगा। सास को बहू की बात जंच जाती है, मगर उसकी आंखों के सामने बहू के साथ किए बुरे बर्ताव की छवि छितरा जाती है। बहू, अपनी सास को माफ कर दे। मंदा की बातों में आकर मैंने तुझे उस बात का दोष दिया जो तूने कभी किया ही नहीं था, फिर भी तूने उसे चुपचाप सहा। क्यों बहू? क्योंकि माँ जी, हर इंसान गलतियों से ही तो सीखता है, तो उसे उन बातों पर मिट्टी डालकर नई शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह ससुराल के सभी जन गरीब बहू के ढाबे के ख्याल का समर्थन करते हैं, जिसके बाद बहू अपने जादुई चूल्हे पर बने खाने के बेहतर स्वाद से बहुतेरे लोगों के बीच छा जाती है। उस मिट्टी के बने जादुई चूल्हे ने गरीब बहू तुलसी को हर घर आंगन में जगह दे दी थी।